कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जो हमारी करंट अफेयर्स रहती है वो द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड रहती है। और जो आज का हमारा सेशन है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको कवर करते हुए हम आज के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और ये आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा इस वीक का। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि द ब्राइट क्लासरूम यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी है, वहाँ आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड टेक्सटाइल फोकस रिसर्च एंड असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप टैक्स रैम्प स्कीम इन नवंबर विद ए टोटल आउटले ऑफ रुपीज। कितने अमाउंट की एक जो स्कीम है ये टैक्स रैम्प्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने की जो टोटल आउटले, कितनी अमाउंट का ये प्रोजेक्ट है, ये स्कीम जो लॉन्च की है इसकी कितनी अमाउंट की जो स्कीम है ये बताना है हमें। इसके लिए कितना जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए 305 करोड़ रुपीज़ का इसका जो बजट है वो रखा गया है। और बेसिकली इसका जो एम है, जो ये स्कीम है, इसका जो एम है वो ये रहेगा कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करेगी। उसके अंदर जो रिसर्च है, इनोवेशन है और उसके जो ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी, इसको क्या करेगी, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देगी इसके अंदर। तो जो इसके लिए बजट है वो 305 करोड़ रुपए का रखा गया है। और इस बजट को कौन प्रोवाइड करवाएगा, इसको प्रोवाइड कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये इसको फंड प्रोवाइड कराएगी। और जो इसकी स्कीम की जो टाइमलाइन है, जो इसका पीरियड रहेगा 2025-26 से लेके 2030-31 फाइनेंशियल ईयर 2030 से 2031 इसका पीरियड रहेगा। अब बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री पार्टनर विद इंडिया इन नवंबर फॉर द ₹799 करोड़ फॉलो ऑन स्पोर्ट डील फॉर द नेवीज MH-60R सी होक हेलीकॉप्टर्स। बेसिकली क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने हाल ही में क्या किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये MOU साइन किया है, किस कंट्री के साथ किया है वो हमें बताना है। और इसमें जो ये MOU साइन हुआ है वो किस लिए हुआ है, ये जो सी होक हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के काम के ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या है, जो छोटा रनवे होता है, कोई शिप रहती है उसका जो छोटा रनवे होता है उस पर आसानी से उतर सकता है। ये काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। और इसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, बेसिकली USA इसको प्रोवाइड करवा रहा है। और ये कितने हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करवाएंगे, 24 जो हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड करवाएंगे। और इसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा, इसके पार्ट्स के लिए, इसकी रिपेयरिंग के लिए, उसके लिए MOU साइन किया है वो इंडिया ने USA के साथ किया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो USA रहेगा, ये जो MOU साइन हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये किया है। और नेवी जो इंडियन नेवी है उसके लिए MOU साइन हुआ है। और टोटल अगर अमाउंट पूछे आपसे तो आप मार्क कीजिएगा 7,995 करोड़ रुपीज़ की जो ये MOU है ये साइन हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी दैट लॉन्च फेज सेकंड ऑफ द नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल कैंपेन इन नवंबर टू प्रमोट वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स। बेसिकली क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने लॉन्च किया, हमें बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है जो ये स्कीम है। तो ये स्कीम लॉन्च की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का क्या है, जिसको नज बोलते हैं, नज कैंपेन है। इसमें क्या होगा कि ये इंडियंस है, जो हमारे इंडियंस है, इनको क्या करेगा, उनको इनकरेज करेगा। इनको किस लिए इनकरेज करेगा कि वो एक्यूरेटली अपनी जो फॉरेन एसेट्स है उनको कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे ये। और जो इसके साथ साथ वो बताएं कि हमारे पास जो फॉरेन सोर्स इनकम है कितनी है।
वो इस बार की जो इनकी आईटीआर फाइल होगी 2025-26 की, इसमें ये अपना डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी अमाउंट की इनके पास फॉरेन एसेट्स है और कितना फॉरेन सोर्स इनकम इनकी है। ये डिस्क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, और इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। इसके लिए इन्होंने क्या स्कीम लॉन्च की है? जो नज स्कीम है, इसको कैंपेन के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, जो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने हाल ही में क्या किया है? एमओयू साइन किया है विद द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट जिसको हम बोलते हैं। कब किया है? नवंबर में किया है। टू स्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन उत्तराखंड। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन इस्टेब्लिश करेगा? सी डॉट, और किसके साथ मिलके करेगा? ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के साथ मिलके ये इसमें क्या करेगा? रिसर्च के लिए, ये इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए इसमें सपोर्ट करेगा आईआईटी रुड़की। और सी डॉट इसमें पार्टनरशिप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ये करेंगे क्या? ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये जो 5G नेटवर्क है हमारा, इसको बेहतर करने के लिए, और जो 6G है इसको हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि 5G से हमें 6G पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मिलके काम करेंगे। ये कैसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे हम 5G से 6G पे आसानी से मूव कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो जो हमसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन नवंबर। कहाँ पे हुआ है? गोवा के अंदर। और ये क्वेश्चन के लिए हमें 3 स्टेटमेंट दी गई है, ABC। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला तो ये कि हमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये। तो ये 56th नंबर का जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? गोवा। और गोवा में भी कहाँ पे हुआ था? पणजी। गोवा के पणजी में ये हुआ था। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है उनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, द थीम ऑफ 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसकी थीम 56 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, इसकी जो थीम थी वो यही थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है द गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म वाज अवार्डेड। किसको अवार्ड किया गया? ये एशले मेफायर स्किन ऑफ यूथ। जो एशले मेफेयर की जो स्किन ऑफ यूथ है, इसको दिया गया है बेस्ट गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। किसकी है ये? आप याद रखिएगा, एशले मेफेयर की। एशले मेफेयर की है ये, डायरेक्टर है इसके। और ये इस फिल्म का नाम क्या है? स्किन ऑफ यूथ। और ये कौन सी कंट्री से है मूवी? वियतनाम से है। तो इसको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। इसके साथ साथ तो दूसरी स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या पूछा गया है? द सत्यजीत रॉय लाइफ अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2025 वाज कन्फर्ड अपॉन रजनीकांत। जो सत्यजीत रॉय का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो किसे मिला है? रजनीकांत जी को मिला है, जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। साउथ के है ये। ठीक है, तो इनको तो आप जानते होंगे। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑल ABC, जो हमारा B है, ये हमारा आंसर रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर ये पढ़ रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलता हूँ इसमें, कि जो ये इवेंट है वो कहाँ हुआ था। आपको ये तो पता है कि गोवा में पणजी के अंदर, पणजी में हुआ था। और पणजी में भी पूछे आपसे तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। कहाँ पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है ये
पणजी में है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ये स्टेडियम है ये गोवा के पणजी में है और यहाँ पे इवेंट हुआ था। और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें जो कंट्री ऑफ फोकस, कंट्री ऑफ फोकस जिसको हम बोलते हैं फोकस कंट्री, जिसपे इन्होंने फोकस किया है, वो कौन सी कंट्री रही है? वो रही है जापान। और इसके साथ साथ पार्टनर कंट्री भी रही है एक, पार्टनर कंट्री वो कौन सी रही है? वो रही है स्पेन। ये आप जरूर नोट कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए वो तो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे थीम हो गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड हो गया, ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। सत्यजीत रॉय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, पूछने वाला क्वेश्चन है, ये जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर। इसके साथ साथ जो पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि ये स्टेडियम आपसे अगर स्टैटिक जीके के अंदर पूछा जाए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं कि फोकस कंट्री कौन सी थी इस इवेंट में, पार्टनर कंट्री कौन सी थी, और स्पॉटलाइट कंट्री कौन सी थी। स्पॉटलाइट कंट्री कौन सी थी इसमें? इसमें थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तीनों आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्टनर कंट्री पूछ सकता है, कंट्री फोकस कंट्री पूछ सकता है, और स्पॉटलाइट। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने अलग से आपको इसको डिस्कस करवाया है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लस में गोवा गवर्नमेंट, क्योंकि गोवा के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है तो उनका तो सपोर्ट रहेगा। गोवा गवर्नमेंट ने इसको इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। और इसके साथ साथ इसमें ओपनिंग, क्योंकि जब इवेंट ओपन होता है तो ओपनिंग फिल्म भी रही थी, तो आप उसको भी याद रखिएगा, ब्लू ट्रेल, द ब्लू, ये है ब्लू ट्रेल। इसके साथ साथ ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री की मूवी थी? ये थी ब्राज़ील, ये ब्राज़ील की मूवी थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग फिल्म, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन सी मूवी रही थी? अ यूजफुल घोस्ट। ये मूवी कहाँ की थी? थाई फिल्म थी ये। और इसके साथ साथ जो एक अवार्ड जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि बेस्ट डायरेक्टर का, जिसको इसमें कहा किस नाम से पूछा जाता है? सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है संतोष, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये इंडियंस को मिला है, संतोष दवाखर। ठीक है, और ये कौन सी मूवी की मिला है? ये मिला है गोंडल, गोंडल मूवी के लिए मिला है। और ये कौन सी मूवी है? ये मराठी मूवी है, ये मराठी मूवी है, ये आप नोट कीजिएगा। तो इस इवेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने हर तरह का क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड डिस्कस किया है। तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्कर का, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड का, और इसके साथ साथ जो ये अभी डिस्कस किया है, इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा कितने नंबर का इवेंट था। ये जरूर आप याद रखिएगा, ये 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। तो ये हमने डिस्कस किया। और ऑस्कर्स, अगर जैसे हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए, वैसे आप फिल्म फेयर और ऑस्कर से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने हो तो आप ऐसे ही पढ़िएगा, ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस ना हो। क्योंकि क्वेश्चन हमसे आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछा जाता, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उस क्वेश्चन के रेलिवेंट पोर्शन से ही पूछा जाता है। जो इवेंट होता है उसके जो रेलिवेंट पोर्शन रहता है उसी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके साथ साथ आप बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? फॉर विच टर्म
हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड फॉर द कैटेगरी बी ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ड्यूरिंग द 34th सेशन हेल्ड इन लंदन यूके। अभी हाल ही में क्या है कि इंडिया कैटेगरी बी, इंडिया किस में सिलेक्ट हुआ है? कैटेगरी बी। किस चीज़ के? आईएमओ जो जिसको हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके अंदर इंडिया को कैटेगरी बी के अंदर री इलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली इस हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि इंडिया की टर्म क्या रहेगी, इस जो इंडिया का सिलेक्शन हुआ है कब से कब तक। तो जो हमारा आंसर रहेगा उसको हम मार्क करते हैं, वो रहेगा ई। ये रहेगा 2026 से लेके 2027 तक। इस ईयर के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। और इंडिया को टोटल जो 169 वोट थे, वैलिड वोट थे, वैलिड वोट्स थे, उसमें से 154 वोट्स इंडिया को मिले हैं। और जो इंडिया को इसके साथ साथ ये इसका जो इलेक्ट तो कर लिया इंडिया को, लेकिन इसका जो फ़ायदा रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा? अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है क्रिटिकल इश्यूज। किससे रिलेटेड? शिपिंग सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है वो। और स्टैंडर्ड जो इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस होती है शिप्स के लिए, उसके इसको भी इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर कोई पैरामीटर या कोई रूल सेट कर रहे हैं तो इंडिया की बात सुनी जाएगी। और इससे जो स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पहले तो आईएमओ की फुल फॉर्म बताओ आपको, जो क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आईएमओ का हेडक्वार्टर, वो जैसे कि दिया गया है जहाँ पे ये इवेंट हुआ है, जो हुआ है लंदन यूके के अंदर, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो आप सेक्रेटरी जनरल होगे, डीजी होगे, और जो उनके हेड होते हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, क्योंकि कोई भी अगर बड़े इवेंट होता है तो उसमें सेक्रेटरी जनरल हो गया ऐसा पूछ लिया जाता है, उसके जो हेड होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप इसका याद रखिएगा, जिनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? आर्सेनियो। कौन है? आर्सेनियो डोमिनिक। ये इनके कौन है? हेड सेक्रेटरी है, मतलब ये इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द 66th एडिशन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, विच स्टेट लीड इंडिया इन अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट इन 2024 के अंदर जो क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है किस स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? ये रिपोर्ट पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और ये इसका कौन सा एडिशन है? 66 एडिशन है जो ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और जो इसका नाम क्या है? इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम, ये इस रिपोर्ट का नाम है। और रिपोर्ट पब्लिश किस किस ईयर से रिलेट करती है? 2024 का जो डेटा है उससे रिलेट करती है। अब हमें बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट किस स्टेट में रहे थे। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट रहे थे। इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके बाद गुजरात। ये 3 स्टेट है जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। अब फॉरेन का हमने पढ़ लिया। और अगर डोमेस्टिक की बात करें कि भी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो, कि इंडिया अगर इस इतना स्टेट है तो जो डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं, किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा अदर स्टेट के पर्सन ने टूरिस्ट के तौर पे विजिट किए। अगर ऐसा पूछा गया है, इसका भी इन्होंने वो दिया है, डेटा दिया है, तो उसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट देखी जाए तो वो रहेगा यूपी। यूपी हो गया, इसके बाद तमिलनाडु हो गया, और कर्नाटका। कर्नाटका 3rd नंबर पे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद राजस्थान। ये टॉप 5 जो इंडियन स्टेट रही है जिनमें डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो ये इनकी रैंकिंग है। और अगर ये देखें कि इंडिया के अंदर जो किस कंट्री के ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, अगर ऐसा पूछा जाए कौन सी कंट्री के रहे हैं, तो वो रहेगा हमारा यूएसए, बांग्लादेश, यूके। ये टॉप 3 कंट्री रही है जो इंडिया के अंदर जिसके टूरिस्टों ने विजिट किए। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना
एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम निकाल सकते थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट regarding regarding the November 2025 event at the Council of Scientific and Industrial Research CSIR जिसकी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु। हमें बताना है कि अभी इवेंट हुआ था नवंबर में, किसके और किसके बीच में ये इवेंट हुआ था। इवेंट हुआ था CSR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने इस इवेंट को होस्ट किया था। तो नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेटमेंट में कि जो इसमें हुआ क्या, वो जो इवेंट इसमें दिए गए हैं, जो फैक्ट दिए गए क्या वो सही है। तो जो हमारा पहली स्टेटमेंट है वो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील द प्रोडक्शन वर्जन ऑफ हंसा नेक्स्ट जनरेशन NG जिसको बोलते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ये जो हंसा थ्री जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इंडिया का जो, इससे रिलेटेड एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली ऑल कंपोजिट एयरक्राफ्ट है, और जिसमें 2 सीटर रहेगी, ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट रहेगा क्योंकि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और इसलिए स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, MOU was signed between Solar Defense and Aerospace Limited and CSIR NAL National Aerospace Laboratory जिसकी फुल फॉर्म है, for developing a 150 kg class loitering munition UAV। अब ये क्या है, पहले तो आपको ये पता हो कि इतना आपने स्टेटमेंट तो पढ़ ली, आपको ये पता हो कि लोइटरिंग munition क्या चीज़ है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिनको क्या बोलते हैं हम, सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं। इनको सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली इनको जो हाइब्रिड जो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये क्या करेंगे, ये सर्विलेंस का काम करते हैं। सर्विलेंस का तो काम करेंगे, साथ में इस ड्रोन, जो ये ड्रोन है, इसमें मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, कि जब ये साथ के साथ क्या करेंगे, सर्विलेंस करेंगे। अगर किसी एरिया की सर्विलेंस कर रहे हैं तो इसमें अगर इनको जो एग्जैक्ट डेडिकेटेड टारगेट अगर इनको मिल जाता है तो वहाँ पे ये स्ट्राइक भी करेंगे, तो वहाँ पे स्ट्राइक करके उसको ख़त्म कर सकते हैं ये। तो इसलिए इनको सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, और इनकी मिसाइल स्ट्राइक जैसी कैपेबिलिटी है, तो इसी वजह से इनको सुसाइड ड्रोन बोला जाता है। और इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म तक ये क्या कर सकते हैं, किसी एरिया की सर्विलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए MOU साइन किसके बीच में हुआ है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, तो एकदम ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और तीसरी स्टेटमेंट अब देखते हैं हम। तीसरी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, इसमें क्या है कि एक आयरन बर्ड फैसिलिटी इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द इवेंट वाज डिजाइंड फॉर द इनहेंसिंग वेदर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस एट सिविल एयरपोर्ट। ये स्टेटमेंट ये तो सही है कि ये फैसिलिटी ओपन इनॉग्रेट की गई है, लेकिन इस पर्पज के लिए की गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए एंड बी। अब आयरन बर्ड फैसिलिटी क्या है, इसको भी हमें डिस्कस करना होगा। ये एक फैसिलिटी है, किसके लिए लॉन्च की गई है, सर्स MK सेकंड। ये क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप 19 सीटर ये लाइट जो अपना एयरक्राफ्ट है, क्या ये लाइट एयरक्राफ्ट है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हमारा ये एयरक्राफ्ट, जिसमें कितने पर्सन की बैठने की सुविधा है, इसमें 19 पर्सन बैठ सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट है, इसके लिए इसको ओपन किया गया है। किसको ओपन किया गया है, आयरन बर्ड फैसिलिटी को। इस प्रोजेक्ट के लिए आयरन बर्ड फैसिलिटी को ओपन किया गया है, और इस फैसिलिटी का एम है कि ये जो फ्लाइट टेस्टिंग रिस्क को रिड्यूस करेगा, और इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसी, अगर सॉफ्टवेयर में आजकल क्या चल रहा है, जो फ्लाइट्स होती है उनके सॉफ्टवेयर में किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, तो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको ये क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा
इसलिए फैसिलिटी को ओपन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया है? इन नवंबर, इसरो चेयरमैन वी नारायणन इनैगुरेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन हब, द अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। अब हमें पूछा गया है कि इसरो की जो चेयरमैन है, पहला क्वेश्चन तो आप यहीं से याद रखिएगा, क्योंकि इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, इन्होंने इनैगुरेट क्या किया है? फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन हब इनैगुरेट किया है, अनंत सेंटर, जिसको अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। और एक्सीलेंस किस में करेगा? ये नेविगेशन भी। तो कहाँ किया है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर रहेगा, डायरेक्ट मार्क करते हैं, त्रिवेंद्रपुरम, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच टर्म इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ड्यूरिंग 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन समरकंद, उज्बेकिस्तान, इन नवंबर। हमसे पूछा गया इंडिया री इलेक्ट हुआ है किसमें? यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जो जिसकी मीटिंग, कौन सी मीटिंग हुई थी? 43rd जो यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। जो इसमें इंडिया को री इलेक्ट किया है, इंडिया को बताना है, इंडिया के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी टर्म कितनी है, किस टर्म के लिए इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। तो इंडिया को किस टर्म के लिए सिलेक्ट किया गया है? वो किया गया 2025 से लेके 29 तक, ये 4 साल के जो 4 ईयर का जो टर्म है, इसके लिए इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। और जो सेशन कौन सा था, ये भी आप याद रखिएगा, ये सेशन था 43rd सेशन था यूनेस्को का। और ये कहाँ हुआ था? ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। और यूनेस्को से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये है कि इनके हाल ही में क्या है, डीजी अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल। इनका क्या नाम है? खलीद अल अनैनी। कौन है? खलीद अल अनैनी। ये कहाँ से है? ये है इजिप्ट से, इजिप्ट से है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ साथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखिएगा स्टैटिक पार्ट के लिए, ये पेरिस है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये? 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको फुल फॉर्म बताइए, आपको पूछा जाएगा कि आपको यूनेस्को दे दिया जाएगा, आपको ये पूछेगा कि ई स्टैंड फॉर। तो आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अब बढ़ते हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द ईयर दैट वाज नॉट फिक्स्ड that has not fixed as the target by the government of India to achieve a 5% sustainable aviation fuel blending target for international flights as announced by Union Minister of State for Civil Aviation मुरलीधर माहौल इन दिसंबर 2025। हाल ही में क्या किया गया है? गवर्नमेंट ने 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, वो ब्लेंड करना है हमारे ट्रेडिशनल जो जेट फ्यूल है उसमें। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा ईयर फिक्स किया गया है इसके लिए। तो 5% के लिए हमें बताना है, क्योंकि इसमें 3-4 टारगेट है, एक 1% का है, एक है 2% का, एक है 5% का। कि हम 1% जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको किस में ऐड करेंगे? जो हमारा ट्रेडिशनल जेट फ्यूल है, तो ताकि उसमें ऐड करेंगे 1%, उसके लिए एक टारगेट सेट किया गया है। 2% के लिए भी टारगेट सेट किया गया, 5% के लिए। हमसे 5% के लिए पूछा है, तो इसको हम डायरेक्ट मार्क करते हैं। जो हमारा आंसर है वो रहेगा बी, 2030 अपने इसको टारगेट सेट किया गया है कि हम 2030 तक हम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि अब इसमें क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कार्बन इमिशन को। ऐसा करके 5% जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको ब्लेंड कर देंगे हम हमारे ट्रेडिशनल जेट फ्यूल के साथ। उससे क्या होगा, कार्बन इमिशन है जो एविएशन सेक्टर में,
वो हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा मोटिव है। तो 1% के लिए भी आप याद रखिएगा, 1% के लिए कितना है, ये है 2027 तक, कि 2027 तक हम 1% के जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। और 2% के लिए टारगेट है, वो है 2028 के लिए। और 5% के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो है 2030 तक। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है हमारा, और 12th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंट्री, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट पार्टनर विद इंडिया टू कंडक्ट द 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवरीन 2025 हेल्ड इन दिसंबर। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, हमें ये बताना है कि एक्सरसाइज का उस किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज की है, जो कहाँ हुई है, त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर हुई है। एक कंट्री तो इंडिया थी, कि बायलैटरल एक्सरसाइज है। और बायलैटरल के साथ आप याद रखिएगा कि ये आर्मी एक्सरसाइज है, ये है आर्मी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, इक्विवरीन। और ये दिसंबर में हुई है त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। और जो इसमें कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो क्या है, मालदीव्स। मालदीव ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और मालदीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप याद ही रखिएगा कि उनके प्रेसिडेंट का नाम, ये स्टैटिक पार्ट के लिए आप याद रखिएगा, मोहम्मद मुजू, के इनके प्रेसिडेंट है। और इसकी कैपिटल आप याद रखिएगा, माले इसकी कैपिटल है। और करेंसी रुपया, इंडिया की रुपया है तो वहाँ की रुपया इसकी करेंसी, ये है कैपिटल। अब बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ 2-year MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन दिसंबर टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट। ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट को के अंदर इंडिया को जो वो करना है, बढ़ाना है, प्रमोट करना है इंडिया के अंदर, उसके लिए किस कंपनी ने इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ टाई अप किया है। ये एमओयू साइन हुआ है 2 साल के लिए। वो कौन सी कंपनी है उसका हमें नाम बताना है। तो जो इसका नाम है वो है मास्टर कार्ड। ये स्पेशली टूरिज्म के लिए एक जो डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड उस टाइप में ये क्या करेंगे, कार्ड इशू करके देंगे, जिससे आप डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उन पे आप इजीली चेक इन चेकआउट, या वहाँ पे किसी तरह की कोई आपको शॉपिंग करनी हो, अलग अलग कंट्री से कोई पर्सन आ रहा है, उसके लिए ये स्पेशलाइज्ड कार्ड इशू करके देंगे। इसमें तो ये कार्ड किस कंपनी के रहेंगे, मास्टर कार्ड के। अब बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, 14th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द इंस्टीट्यूशन दैट पार्टनर विद डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल armament inspection of the Indian Navy and Apollo Micro System Limited in November to develop next generation indigenously naval armament system। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन के साथ, जो किसका पार्ट है, इंडियन नेवी का, और अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के साथ, जो क्या मिलके क्या डेवलप करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनियसली जो नेवल आर्मामेंट सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे। इंडिजिनियसली मतलब स्वदेशी एक तरह से आपका ये सिस्टम को जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर रहेगा इसके लिए वो रहेगा ई, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, इसमें इनका रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनर रहेगा। इसमें ये ट्रिपार्टी एग्रीमेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ये होगी, एक ये होगी अपोलो हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड हो गया, और एक आईआईटी मद्रास हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हु वॉन द 2025 कतर ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन नवंबर एट लुसेल इंटरनेशनल सर्किट इन कतर। हमसे F1 जो रेस होती है, जो कौन सी थी, कतर के अंदर, उसका भी पूछा गया है कि इसमें किस 2025 की जो कतर ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो किसने जीती है। जो हमारा इसको डायरेक्ट मार्क करते हैं वो है मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इसको जीता है। और ये कौन सी कंपनी के लिए चलाते हैं, वो है रेड बुल।
इस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, F1 जो गाड़ी है। अब बढ़ते हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। नेम द कंट्री दैट इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति कमेंस्ड एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो 5th एडिशन हुआ है कौन सी एक्सरसाइज का, हरिमाऊ शक्ति का, वो उसके अंदर किस कंट्री के साथ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। हमें नाम बताना है उस कंट्री का। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा मलेशिया। मलेशियन जो है, इस मलेशियन आर्मी, इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ ये जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके साथ साथ मलेशिया से रिलेटेड एक आप पढ़ते चलिएगा स्टैटिक पार्ट के लिए, इनके प्रेसिडेंट का नाम, इनके पीएम का नाम है जो क्या है, अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम है किसके, मलेशिया के। और कैपिटल आप याद रखिएगा कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इनकी कैपिटल है। और करेंसी कौन सी इनकी, रिंगिट, ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री होस्टेड ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम इन दिसंबर, ए 8-day कल्चरल इनिशिएटिव सेलिब्रेटिंग द सिविलाइजेशन बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। हमें बताना है कि किस सिटी ने, इंडिया की किस सिटी ने जो काशी और तमिलनाडु के बीच में जो सिविलाइजेशन बॉन्ड है इसको सेलिब्रेट करने के लिए का ये इवेंट हुआ है, जो 4था एडिशन था इसका, काशी तमिल संगम, ये जो इवेंट है इसको होस्ट किया है। जो इसका हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, वाराणसी के अंदर ये इवेंट हुआ है। वाराणसी के अंदर ये इवेंट हुआ है। और इसकी थीम आप याद रखिएगा, थीम क्या थी इसकी, लर्न तमिल कारकलम, इसकी ये थीम है, आप इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन में क्या है, विच यूनिवर्सिटी इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन बाय सिक्योरिंग 67 मेडल एट 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन अक्रॉस 7 सिटी इन राजस्थान फ्रॉम 24th नवंबर टू 5 दिसंबर। हमें बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल चैंपियन रही है किसमें, 5th जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2025 के, जो कहाँ हुए, राजस्थान की जो 7 सिटीज़ है, डिफरेंट सिटीज़ में हुआ है ये। और कब से कब तक हुआ है, 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक हुआ है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा कि कौन से नंबर का इवेंट था, 5th नंबर का था, और कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि कहाँ कौन किस जगह पे हुआ है, अगर सिटीज़ का आपको फिर भी याद रखना है तो सिटी में आपको बता देता हूँ, ये जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, ये 7 सिटीज़ है जहाँ पे ये इवेंट हुए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन रही है, तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारी रही है वो रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो हमारा आंसर भी है इसमें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे रही है। और इसे टोटल 67 मेडल जीते हैं। अब टॉप का एक याद रखिएगा कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, टॉप नंबर 1 पे आता है इवेंट में, खेल्स में, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर, उनके आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आप याद रखिएगा किस 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 कंट्री ने या किस यूनिवर्सिटी ने, किस स्टेट ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और टोटल, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें टोटल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये कितने जीते हैं, गोल्ड 42, 14 है जो सिल्वर जीते हैं, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 11, के टोटल 67 मेडल है। और इसके साथ साथ नंबर 1 पे तो हमने पढ़ लिया कि नंबर 1 ये यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो LPU जिसको हम बोलते हैं, ये 2nd नंबर पे रही है। और 3rd नंबर पे रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये 3rd रैंक पे है। और ये कहाँ पे है, अमृतसर में। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से टोटल जो टॉप 3 के अंदर रही है वो तीनों पंजाब से बिलोंग करती है। इसके साथ साथ बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 19th क्वेश्चन है,
The 26th Hornbill Festival 2025 held from 1st of December to 10th of December at Kisma Heritage Village in Kohima, Nagaland featured 6 international partner country. Which of the following is not one of them? हमसे पूछा गया है कि जो 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है जो कब से कब तक हुआ है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, और कहाँ हुआ है? किसामा हेरिटेज विलेज है, कहाँ है ये? कोहिमा के अंदर। इसमें क्या हुआ है कि 6 इंटरनेशनल जो कंट्री पार्टनर है इसमें उनको फीचर किया गया था, उनको सिलेक्ट किया गया था। हमें बताना है कि उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 6 हमारे जो पार्टनर कंट्री है कौन कौन सी इस इवेंट के लिए। तो जो जो 6 पार्टनर कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? यूके है, आयरलैंड है, फ्रांस है, और जो माल्टा कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रिया। ये 6 कंट्रीज है, 3 ये और 3 ये। इनको क्या किया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंदर फीचर किया है इंटरनेशनल पार्टनर कंट्री के लिए। अब कंट्री तो हमने देख ली, इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया कि ये कंट्री को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन जो पार्टनर स्टेट भी होगा इसमें, इतना बड़ा इवेंट है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो बहुत काफ़ी फेमस इवेंट है ये। और जो पार्टनर स्टेट कौन सी है इसमें, ये भी आप याद रखिएगा, इसमें है अरुणाचल प्रदेश। ये है पार्टनर स्टेट। तो इनको देखते हुए हमसे पूछा गया कि पार्टनर कंट्री नहीं, कौन सी नहीं है। तो आप इसको देखते हुए आप बता सकते हो कि जापान इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वेब पे आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।